हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुभाष चंद्र इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये ऑनलाइन क्लासेस जो शुरू की गई हैं ये इसलिए शुरू की गई हैं ताकि आपकी जो पढ़ाई है वो सुचारू रूप से चलती रहे। इस कड़ी में ही आज हम 10वीं क्लास का जो पार्ट 6 है जैव प्रक्रम वो शुरू करेंगे। तो इसमें जैव प्रक्रम पाठ को शुरुआत करने से पहले हम थोड़ी सी बातें डिस्कस करना चाहते हैं आपके साथ जो आपने छोटी क्लासों में पहले पढ़ी हुई हैं। इसमें आपने पढ़ा हुआ है कि सजीव और निर्जीव क्या होते हैं, कैसे आप पहचान करोगे कि कोई वस्तु सजीव है और कोई निर्जीव है, किन गुणों के आधार पर हम कह सकते हैं। आप देखते हो अपने आसपास कि कुछ वस्तुएं चल रही हैं, वो किस श्रेणी में आती हैं। अब चलने वाली सारी वस्तुओं को हम सजीव भी नहीं कह सकते, क्योंकि हम बस को भी चलते हुए देखते हैं, हम कार को भी चलते हुए देखते हैं, हम जानवर को भी चलते हुए देखते हैं, इंसान को भी चलते हुए देखते हैं। तो दोनों में बात आ जाती है कि सिर्फ चलना ही सजीव या निर्जीव को निर्धारित नहीं करेगा। और कौन से गुण हो सकते हैं? सांस लेने की बात करते हैं, खाना खाने की बात करते हैं, गति की बात करते हैं, वृद्धि की बात करते हैं। तो ये गुण होते हैं जो सजीव को निर्जीव से अलग करते हैं। सजीव वो हो जाते हैं जिनमें सांस लेने का गुण, वृद्धि करने का गुण, गति करने का गुण, उत्सर्जन करने का गुण पाया जाता है, और निर्जीव के अंदर ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। अब जैसे जैसे बात की जाती है कि सजीव गति करते हैं, वृद्धि करते हैं, वो छोटे होते हैं फिर बड़े होते जाते हैं, उनमें वृद्धि होती है। तो उस वृद्धि के साथ साथ कुछ जिस कोशिकाओं से मिलकर, जिन संरचनाओं से मिलकर जीव का शरीर बना होता है, उनमें टूट फूट भी होती है। जैसे बीमार हो जाने पर शरीर की संरचना पे प्रभाव पड़ता है, उसकी ऊर्जा पे प्रभाव पड़ता है, उसकी शारीरिक अक्षमता पे प्रभाव पड़ता है। तो उन चीज़ों को देखते हुए अनुरक्षण की ज़रूरत पड़ती है जीवों को, ताकि जीवों में वृद्धि और विकास होता रहे। हर कार्य को सही तरीके से करने के लिए शरीर में विभिन्न प्रक्रम की ज़रूरत होती है, जिनको हम बोल देते हैं जैव प्रक्रम। यानी जो इस पाठ में हम डिस्कस करेंगे कि जैव प्रक्रम होते क्या हैं। तो हमने देख लिया कि सजीव और निर्जीव की हमें पहचान हो गई। फिर हमने देखा कि सजीव वृद्धि कर रहे हैं, काम करते हैं, अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग सिस्टम की अंगों की ज़रूरत पड़ रही है। तो इसी तरह हमारे शरीर या जीवों के शरीर की अनुरक्षण के लिए भी अलग अलग प्रक्रम की ज़रूरत पड़ती है। उन प्रक्रमों को हम जैव प्रक्रम बोल देते हैं। अब अलग अलग काम का बंटवारा करने की बात आ जाती है। तो आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है कोशिका के बारे में कि कोशिका होती क्या है। कोशिका आपने पढ़ा कि जितने भी सजीव हैं उनकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। वो कोशिका से मिलकर बने होते हैं, उनकी संरचना वो बनाती है। जैसे बिल्डिंग का निर्माण ईंट वगैरह से होता है, वैसे ही जीवों के शरीर का निर्माण कोशिका से होता है। इसी के आधार पर हम जीवों को 2 वर्गों में बांट देते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिक जीव। ये जनरल बातें आपको बताई जा रही हैं ताकि जब ये पाठ हम शुरुआत करें, आपको विभिन्न तंत्रों के बारे में, अंग तंत्र के बारे में बताएं, तो हमें पता होना चाहिए कि हम जो पीछे पढ़ के आए हैं, पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ के आए हैं छोटी क्लासों में, तो वो ये चीज़ें हम जानते हैं ऑलरेडी कि सजीव भी होते हैं, निर्जीव भी होते हैं, सजीव वृद्धि भी करते हैं, उनके शरीर पे उनमें कोशिकाएं होती हैं, उन पे इफेक्ट भी पड़ता है काम करने से, बीमारी वगैरह होने से। वो कोशिकाओं में टूट फूट भी होती है, उनको ठीक करना भी होता है, उनकी अनुरक्षा करनी भी होती है। उसके लिए कहाँ से जो उनकी अनुरक्षा के लिए कौन सा सिस्टम काम करता है, कौन सा तंत्र काम करता है, वो सारी बातें क्लियर होती चली जाएंगी। फिर तो एक कोशिकीय जीव की बात करते हैं कि जो जीव
एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। जिनके अंदर सिर्फ एक कोशिका पाई जाती है वो एक कोशिकीय जीव होते हैं। जैसे हम अमीबा की बात करते हैं, हम पैरामीशियम की बात करते हैं, तो ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। बहुकोशिकीय जीव की बात करें तो इन जीवों में बहुत ज़्यादा कोशिकाएं होती हैं। तो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर जो जीव बने होते हैं वो बहुकोशिकीय जीव हो जाते हैं। अब एक कोशिकीय जीव की बात करें तो इनके शरीर की संरचना इस प्रकार से होती है कि जैसे हम अमीबा की बात कर रहे हैं कि एक कोशिकीय जीव है, तो ये जो एक कोशिकीय जीव है अमीबा, इसकी जो बाहरी सतह होती है वो वातावरण के साथ मिली हुई होती है। बिल्कुल विसरण के द्वारा ये खाद्य पदार्थों को और गैसों के आदान प्रदान में सहायक होती है। इसकी बाहरी सतह की बात करें, क्योंकि ये कोशिका ही है एक, जो जिसको हम एक जीव बोल देते हैं, इसीलिए यहाँ से जो गैसों का या खाने पीने का आदान प्रदान होता है वो डायरेक्ट सीधे तौर पर हो जाता है। तो अलग से प्रक्रम की, अलग से सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब बात करते हैं बहुकोशिकीय जीव की। बहुकोशिकीय जीवों में जितने भी, चाहे पौधों की बात करें, चाहे मानव की बात करें या जीव जंतुओं की बात करें, वो बहुकोशिकीय जीव हो जाते हैं। उनके अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो कोशिकाएं सीधे तौर पर वातावरण के संपर्क में नहीं होती। यहाँ वातावरण के संपर्क में, पर्यावरण के संपर्क में है जो सतह है, वहाँ कोशिकाएं सीधे संपर्क में नहीं होती। इसीलिए कोशिकाओं के काम बटे होते हैं। अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग कोशिकाओं का समूह काम करता है। तो तभी कहा जाता है कि बहुकोशिकीय जीवों में जो खाने के लिए यानी कि पोषण करना है तो उसके लिए अलग सिस्टम बन जाता है, अलग तंत्र बन जाता है, अलग प्रक्रम बन जाता है, और सांस लेने के लिए, श्वसन के लिए अलग प्रक्रम काम करता है। इसी प्रकार उत्सर्जन के लिए अलग काम करेगा और परिवहन के लिए अलग काम करता है। तो उसके बाद बात आ जाती है कि अगर अनुरक्षण की बात की जाए तो अनुरक्षण करने के लिए जीवों को, बहुकोशिकीय जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो ऊर्जा वो कहाँ से प्राप्त करते हैं? अब उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए जीव जो होंगे वो भोजन को अंतर्ग्रहण करते हैं। भोजन को अंतर्ग्रहण करेंगे और इस तरह भोजन को अंदर ले जाने की प्रक्रिया जो होगी करने की प्रक्रिया पोषण कहते हैं। क्योंकि अगर जीवों में टूट फूट भी होती है कोशिकाओं के अंदर, उनको ठीक भी करना है, उनको अनुरक्षण करना है, तो उसके लिए भोजन को अंदर लेके जाना पड़ेगा, उसको पचाना पड़ेगा, उससे ऊर्जा प्राप्त होगी। उस भोजन को अंतर्ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है उसको हम पोषण बोल देंगे। अब जो भोजन अंदर चला गया उसको पचाने के लिए अलग प्रक्रम बना होता है, उसको बोल देते हैं पाचन तंत्र। अब ये पाचन तंत्र का काम रहेगा कि वो भोजन को अंदर जाएगा, जैसे मुंह में चबाते हैं, ग्रास नली से आमाशय में जाएगा और पचना शुरू हो जाता है। छोटी आंत में जाके भोजन अवशोषित हो जाता है। अवशोषित होने के बाद उसको ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यहाँ से कोशिका तक लेकर जाना पड़ेगा। यहाँ अगर कोशिका तक लेकर जाएंगे तो परिवहन करना जरूरी होता है, इसलिए परिसंचरण तंत्र या फिर परिवहन तंत्र की ज़रूरत पड़ेगी। वो परिसंचरण तंत्र में हमारा जो हृदय होता है उसके साथ साथ जो रक्त होता है वो सहयोग करता है। यहाँ से परिवहन होगा पचे हुए भोजन का, वो कोशिका तक लेकर जाया जाएगा। आपने 9th क्लास में पढ़ा है, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपने सुना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? उसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, बिजली घर कहते हैं। अब क्यों कहते हैं? कहा जाता है कि कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया भाग में जो भोजन जाता है वो वहाँ श्वसन क्रिया के द्वारा पचा हुआ भोजन ऊर्जा प्रदान करता है। तो वो वहाँ तक कौन लेकर जाएगा? हमारा परिवहन तंत्र या फिर परिसंचरण तंत्र। उसके बाद यहाँ से ऊर्जा निकल जाती है। फिर जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन अपशिष्ट पदार्थों को
परिवहन ही रहेगा वहाँ से, कि वहाँ से जो रक्त है उसको लेकर जाएगा, लेकिन उत्सर्जन तंत्र तक लेकर जाएगा, उत्सर्जन तंत्र तक लेकर जाता है, जिससे जो अपशिष्ट पदार्थ हैं जिनको कोशिका की ज़रूरत नहीं होती, अनुपयोगी पदार्थ जो हैं, हानिकारक पदार्थ जो रहेंगे, वो शरीर से उत्सर्जन तंत्र के द्वारा, प्रकर्म के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। अब बात आ जाती है कि पाचन तंत्र से भोजन, अवशोषित भोजन जो है परिसंचरण के द्वारा कोशिका में जाता है। अब यहाँ जो कोशिका में ऊर्जा मिलती है वो कैसे मिलेगी, वो किस प्रकर्म से मिलेगी? अभी बताया हमने कि वो श्वसन तंत्र जो होता है उसके द्वारा जो श्वसन की क्रिया होगी वो ऊर्जा के बनाने में सहयोग करेगा। अब श्वसन क्या होता है? श्वास लेने में और श्वसन में कुछ फर्क होता है। श्वास लेने में हम कह देते हैं कि हमने हवा, वायु को अंदर बाहर किया, कि सांस लिया और सांस छोड़ा, वो होता है श्वास लेना। अब जो श्वसन होता है इसका मतलब हो जाता है कि जो परिसंचरण तंत्र है, हमारा खून है, उसके अंदर लाल रंग का जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। वो जब सांस लेते हैं फेफड़ों के द्वारा तो जो वायु अंदर जाती है उसमें से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अवशोषित करता है और वो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया तक लेकर जाता है। वहाँ जाने पर जो पचा हुआ भोजन है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर, जैसे दहन प्रक्रिया होती है उसी तरह भोजन के जलने से ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। तो ये श्वसन तंत्र हो जाएगा। तो हमने अभी जो बात की उसमें यही बताया कि जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनको ज़्यादा कोशिकाएं या फिर ग्रुपों में जो काम बंटा हुआ है उनको करने के लिए अलग अलग प्रकर्म की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें जैव प्रकर्म कहते हैं। अब वो कौन कौन से प्रकर्म हैं उसको हम पाचन तंत्र बोल देंगे, परिसंचरण तंत्र बोल देंगे, श्वसन तंत्र बोल देंगे और उत्सर्जन तंत्र बोल देंगे। अब बात आ जाती है कि बहुकोशिकीय जीवों के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं उनमें ऑक्सीजन जो है वो विसरण के द्वारा पर्याप्त मात्रा में क्यों नहीं पहुंच पाती। विसरण का मतलब होता है सीधा ही, जैसे यहाँ अभी एक कोशिकीय जीव की हमने बात की कि सीधे वातावरण से जो सतह है जीव की, बाहरी सतह, वो संपर्क में होती है, कोशिका जो है संपर्क में होती है और सीधे तौर पर आदान प्रदान हो जाता है खाद्य पदार्थों का भी, कच्ची सामग्री का भी और गैसों का भी। तो ऐसा बहुकोशिकीय जीवों में क्यों नहीं होता, ये बात हमने आपको बताई है। ऐसा इसलिए होता है कि बहुकोशिकीय जीवों में जो कोशिका होती है वो सीधे तौर पर वातावरण के, पर्यावरण के संपर्क में नहीं होती। जब वो पर्यावरण के संपर्क में नहीं होगी इसका मतलब सीधे तौर से या सीधे जो ऑक्सीजन है वो कोशिका तक नहीं पहुंच पाएगी। उसको प्राप्त करने के लिए किसी न किसी प्रकर्म, परिसंचरण तंत्र जैसे, श्वसन तंत्र जैसे बात कर रहे हैं, इनकी आवश्यकता होगी। इसलिए बहुकोशिकीय जीवों में जो साधारण विसरण प्रकर्म है, सिर्फ गैसों का जो आदान प्रदान है, उसके द्वारा ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो सकती। दूसरा, अगर इसमें बात पूछी जाए कि जो सजीव होते हैं उनके कौन कौन से गुणधर्म होते हैं, ये बिल्कुल सामान्य सा प्रश्न है और इसमें आप सभी बता भी सकते हो कि सजीव क्या होते हैं। उसके बाद हमने पोषण की बात की आपके साथ कि पोषण क्या होता है, कि भोजन को जो अंतर्ग्रहण किया जाता है, शरीर के अंदर लेकर जाया जाता है, उस प्रक्रिया को हम पोषण कह देते हैं। पोषण में विभिन्न प्रकार की बात करते हैं। स्वपोषण, और दूसरा विषम पोषण। स्वपोषण की बात करें कि ऐसा पोषण जिसमें स्वयं अपना भोजन अपने आप तैयार किया जाए, अपने आप बनाया जाए, उसे स्वपोषण बोल देंगे। और अगर जीव की बात करेंगे, स्वपोषी जीव, तो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं उन्हें स्वपोषी जीव कहते हैं। और जो पोषण इन जीवों के अंदर पाया जाता है उसे स्वपोषण कह देते हैं। अब स्वपोषी में हम मुख्यतः पौधों की बात करते हैं।
जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं ये भी आपने पहले पढ़ा हुआ है, इस बारे में भी अच्छी तरह से आपने प्रकाश संश्लेषण के बारे में सुना हुआ है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसके द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अब इसमें प्रकाश के द्वारा संश्लेषण का मतलब होता है तैयार करना। प्रकाश की सहायता से भोजन तैयार करना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। इसके लिए पेड़ पौधे क्या करते हैं, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। यह क्लोरोफिल जो होता है वो प्रकाश का अवशोषक होगा, जो प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करेगा। अब जो पेड़ पौधे हैं उसकी जो जड़ें होती हैं तो जो पेड़ पौधे हैं वो जड़ों के द्वारा जल और खनिज को अवशोषित करते हैं। अब यहाँ वातावरण है, पर्यावरण है, तो यहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, क्योंकि पौधे की पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इनके बारे में हम आपको बताएंगे बाद में कि वो स्टोमेटा होते हैं, वो कब खुलते हैं, कब बंद होते हैं, कैसी उनकी संरचना होती है। तो वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। अब यहाँ जो क्लोरोफिल पाया जाता है वो सूर्य से प्रकाश को ग्रहण करता है। यहाँ पौधे के अंदर भोजन का निर्माण होता है। तो किस प्रक्रिया से, जल और खनिज की बात करें तो CO2 प्लस H2O सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उनको अवशोषित करने के बाद ये जो अकार्बनिक पदार्थ हैं वो किस में बदल जाते हैं, फिर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका अपचयन हो जाता है और ये कार्बोहाइड्रेट में बदल जाती है और प्लस में साथ में ऑक्सीजन प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे इस प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए उसको स्वपोषण कह देते हैं और पौधों को स्वपोषी जीव कह देते हैं। बाकी विषम पोषण की अगर बात करें या विषम पोषी जीवों की अगर बात करें तो जो जीव प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से, सीधे ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन जीवों से, स्वपोषी जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो उस पोषण को हम विषम पोषी पोषण या विषम पोषी जीव बोल देंगे या फिर पोषण को विषम पोषण बोल देंगे। इसी में हम परजीवी की भी बात कर लेते हैं, जो परजीवी पराये जीवों पर, दूसरे जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, तो वो परजीवी हो जाते हैं। उसमें जिसके ऊपर वो रहते हैं उसका नुकसान हो जाता है, लेकिन अपना वो भोजन, अपनी जो वृद्धि है वो प्राप्त करते रहते हैं। अब हम अमरबेल का उदाहरण दे देते हैं। इसमें जिस पौधे के ऊपर उसको डाला जाता है वहाँ से पोषण तो ले लेता है, लेकिन उस पौधे को सुखा देता है, अपनी ग्रोथ, उसकी वृद्धि उसकी होती रहती है। मानव जीवन में अगर बात करें, मनुष्यों में जौ पाई जाती है, जोंक का उदाहरण लिया जाता है, तो ये दूसरे जीवों से खून प्राप्त, पोषण प्राप्त करते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये परजीवी पोषण के बारे में आ जाती है बात। तो ये तमाम बातें हो जाती हैं कि जैव प्रक्रम से पहले हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि सजीव क्या थे, निर्जीव क्या हैं, उसके बाद जैव प्रक्रम होता क्या है, इस जैव प्रक्रम के अंदर हम किन किन प्रक्रमों की बात करते हैं, साथ में पोषण, एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं, बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं, उससे संबंधित आ जाता है कि ऐसा क्या होता है बहुकोशिकीय जीवों के अंदर कि वो विसरण के द्वारा अपनी जो ऑक्सीजन आपूर्ति है उसको पूरी नहीं कर पाते। सजीवों की कैसे पहचान होती है, पोषण में स्वपोषण और पर विषम पोषण क्या होता है, परजीवी क्या होते हैं, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या सभी पौधे
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो हमने अभी एक शब्द लिखा है यहाँ, हरे पौधे, यानी कि जो हरे होंगे वही पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे। और जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो ज़्यादातर कहाँ होगी? पत्तियों के अंदर होगी। जो पत्तियों के अंदर हरे रंग का जो वर्णक होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं वो पाया जाता है। भूमि के अंदर से, मृदा से पेड़ पौधे जड़ों के द्वारा जल और खनिज प्राप्त करते हैं और वहाँ से वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर इस तरह प्रकाश ऊर्जा जो होगी वो रासायनिक ऊर्जा में, रसायन में बदल जाती है। तो इस तरह भोजन का निर्माण हो जाता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे जैव प्रक्रम में एक एक करके अलग अलग प्रक्रम, जो अलग अलग हमारे अंग तंत्र हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। कि सबसे पहले हम पाचन तंत्र की बात करेंगे कि पाचन तंत्र क्या होता है, कौन कौन से उसके भाग होते हैं, कैसे किस भोजन के घटक का पाचन किस अंग से शुरू होता है, कहाँ जाके भोजन का पूर्ण पाचन और अवशोषण होता है। उसके बाद आगे इसमें श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र और उत्सर्जन तंत्र के बारे में भी स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रक्रम को डिस्कस करते चलेंगे।